शुरू होने वाला है भारत का सबसे बड़ा त्यौहार। शुरू होने वाला है इंडियन प्रीमियर लीग। तो नमस्कार दोस्तों, समाचार नगरी के स्पेशल आईपीएल सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज आईपीएल का पहला मैच मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में होने वाला है। क्या 5 बार आईपीएल की ट्रॉफी पे अपना कब्जा जमाने वाली मुंबई इंडियंस एक बार फिर आईपीएल की ट्रॉफी जीत पाएगी कि नहीं? क्या विराट की सेना पहली बार आईपीएल का ट्रॉफी पे अपना कब्जा जमा पाएगी कि नहीं? उसके चर्चा के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं मैडी। तो मैडी, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या होगी मुंबई इंडियंस की ओपनिंग कॉम्बिनेशन? क्या ईशान किशन को आज ओपन करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी हाँ, जहाँ तक कि मुझे लगता है कि ईशान किशन को मौका देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लास्ट टी20 में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। और जैसे कि क्विंटन डिकॉक जो हमेशा ओपन करते हैं, उनके वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। लेकिन ईशान किशन जिनके पास रिकॉर्ड्स है, उन्होंने हाईएस्ट रन स्कोर किए थे आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए लास्ट आईपीएल में, और हाईएस्ट सिक्सेस भी। सो मुझे लगता है कि उनको एक मौका देना चाहिए और वो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। तो क्या क्विंटन डिकॉक को मुंबई इंडियंस बैठा देगी बेंच पे? मुंबई इंडियंस के पास ऑलरेडी क्रिसलिन बैठे हुए हैं बेंच पे, जो कि एक काफ़ी ताबड़तोड़ ओपनर है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि मुंबई इंडियंस के खेमे में आकर के बहुत सारे प्लेयर अपना प्रदर्शन दिखा ही नहीं पाते हैं? ये तो मुझे भी लगता है कि इंडियन पिचेस के लिए इंडियन प्लेयर्स ज़्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि जैसे कि देखा जाए कि क्रिसलिन भी इंडियन पिचेस पे नहीं चल रहे हैं। जैसे कि देखा जाए कि वो बिग बैश वगैरह में ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे ज़्यादा अच्छे से खेल पाते हैं। लेकिन एज़ कम्पेयर टू क्विंटन डिकॉक एंड ईशान किशन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। रणजी ट्रॉफी में भी उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, और इंडियन टीम्स में भी बहुत बहुत अच्छा खेल है। तो जहाँ तक कि मुझे लगता है कि ईशान किशन को एक मौका देना चाहिए। जी बिल्कुल, ईशान किशन स्पिन के अगेंस्ट वो काफ़ी अच्छा खेलते हैं। और जहाँ तक हमें पता है, चेन्नई की विकेट में, चेपॉक की विकेट में काफ़ी बॉल स्पिन होगी और ईशान किशन का खेलना लाजमी है। और ईशान किशन इसके पहले मुंबई इंडियंस की तरफ से नंबर 5 पे खेलते थे। तो मैडी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि अगर ईशान किशन आज ओपन करते हैं तो मुंबई इंडियंस की तरफ से नंबर 5 पे कौन खेलेगा? कौन संभालेगा मिडिल ऑर्डर की दावेदारी? देखिए, जहाँ तक की बात है मिडिल ऑर्डर का, जिमी निशम जो बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है, वो संभाल सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यूएशन में आ जाएंगे हार्दिक पांड्या, उसके बाद है कुणाल पांड्या। तो मुझे लगता है कि मिडिल ऑर्डर संभल जाएगा। एक मौका ज़रूर देना चाहिए ईशान किशन को। जी, ईशान किशन जैसा मैडी बार बार बोल रहे हैं कि उन्हें ओपन करना चाहिए। और मिडिल ऑर्डर में हमारे पास मुंबई इंडियंस में किरण पोलार्ड खेलेंगे नंबर 4 पर, नंबर 5 पे जिमी नीशम, नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या और नंबर 7 पे कृणाल पांड्या, जो कि कई सालों से मुंबई इंडियंस का क्रोनोलॉजी चलते ही जा रहा है। इसी बीच मुंबई इंडियंस के पास एक और खिलाड़ी है, सौरभ तिवारी, जो हमेशा मुंबई इंडियंस का तुर्क का इक्का साबित होता है इंपॉर्टेंट मैचेस में। क्या मैडी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या इस बार चांस है सौरभ तिवारी का मुंबई इंडियंस की तरफ से मिडिल ऑर्डर में खेलने का? भले ही वो सूर्य कुमार यादव की बैकअप में खेल सकते हैं, बट क्या वो फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 में होंगे? देखिए, फर्स्ट चॉइस तो नहीं कह सकते, बट अगर मुंबई इंडियंस को स्टेबिलिटी चाहिए उनके स्क्वाड में, उनको अगर मैचेस जीतनी है, एक स्टेबिलिटी प्लेयर चाहिए, तो सौरभ तिवारी एक तुर्क का इक्का बन सकते हैं। क्योंकि उनका प्लेइंग स्टाइल, वो स्टार्टिंग में स्लो खेलते हैं, बट जैसे ही अगर वो टिक जाते हैं तो वो मैच जिताने की शक्ति रखते हैं। और मुझे लगता है कि ये एक तुर्क का इक्का है सौरभ तिवारी। अब देखते हैं आगे आगे के मैचेस में क्या होता है क्या नहीं। जी बिल्कुल। जहाँ तक अब हम बैटिंग लाइनअप के बारे में तो हमने बात कर लिया। मुंबई इंडियंस के पास बैटिंग लाइनअप में भारतीय सितारों में ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, सौरभ तिवारी, जिसमें से सिर्फ दो ही का खेलना बनता है अभी, क्योंकि किरण पोलार्ड भी है टीम में, जो कि हालांकि किरण पोलार्ड नंबर 4 पे खेलेंगे और किरण पोलार्ड अभी लाजवाब फॉर्म में चल रहे हैं। श्रीलंका के विरुद्ध वो दुनिया के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बने जिन्होंने 6 गेंदों में 6 छक्के जड़ा। तो किरण पोलार्ड मुंबई इंडियंस की मिडिल ऑर्डर में एक काफ़ी अच्छा विकल्प मौजूद होंगे। और हम आगे बात करेंगे मैडी, मुंबई इंडियंस की टीम में काफ़ी ऑलराउंडर्स है। किरण पोलार्ड ऑलराउंडर है, कृणाल पांड्या ऑलराउंडर है, हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर है, और जैसा कि आपने बोला कि हो सके तो जिमी नीशम को भी खेलने का मौका मिलेगा। जिमी नीशम भी ऑलराउंडर है। क्या इतने सारे ऑलराउंडर खिलाने से मुंबई इंडियंस के पास एक प्रॉपर बैटिंग विकल्प कम हो रहा है कि और बॉलिंग विकल्प बढ़ रहा है कि 7-8 बॉलर है आपके पास बॉलिंग करवाने के लिए?
देखिए, ये एक स्मार्ट मूव हो सकता है रोहित शर्मा जो कैप्टन है और उनके कोच की तरफ से कि उनके पास ऑलराउंडर है, वो बॉलिंग भी कर रहे हैं, वो फील्डिंग भी बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो जहाँ तक कि देखा जाए कि बॉलिंग अटैक में बुमराह है और नेथन कुंटर लाइन है, और उसके बाद अगर ट्रेंट बोल्ट है, और दूसरे अगर ऑप्शन देखे जाए तो पोलार्ड भी बॉलिंग करते हैं, कुणाल पंड्या और हार्दिक पांड्या भी करते हैं। ये लोग फील्डिंग, बैटिंग एंड बॉलिंग तीनों, तो ये एक स्मार्ट मूव हो सकता है मुंबई इंडियंस की तरफ से। अब देखते हैं कि आरसीबी के पास क्या ऑप्शन है क्या नहीं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बोला कि आरसीबी पे जाने से पहले हम मुंबई पे थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्या अर्जुन तेंदुलकर को खेलने का मौका मिलेगा? अर्जुन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर के बेटे, जिन्हें मुंबई इंडियंस ने बेस प्राइस 20 लाख में खरीदा था ऑक्शन में। उसके बाद कई जगह चर्चा हुआ कि अर्जुन तेंदुलकर से ज़्यादा डिजर्विंग प्लेयर भी थे, लेकिन मुंबई इंडियंस क्यों अर्जुन तेंदुलकर के पास गई? एंड मैडी, जहां तक हम बात करें, अर्जुन तेंदुलकर एक तरह से लेफ्ट आर्म पेसर काफी अच्छा विकल्प भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अर्जुन तेंदुलकर खराब खेलते हैं। अर्जुन तेंदुलकर एक ऑलराउंडर विकल्प में काफी अच्छा प्रदर्शन भी कर सकते हैं। एक लेफ्ट आर्म पेस बॉलिंग जिसकी मुंबई को कहीं ना कहीं जरूरत भी है, और बैटिंग भी ताबड़तोड़ करते हैं। तो क्या उनका जगह बनता है कि मुंबई इंडियंस अपने स्पिनर पे ही के साथ ही जाएगी, कि एक एक्स्ट्रा पेसर खिलाएगी कि नहीं? जहाँ तक कि मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस अर्जुन तेंदुलकर को एज एन बैकअप लेके चल सकती है। इफ़ एनी बॉलर गेट इंजर्ड, तो ये एक बैकअप के तौर पे आ सकते हैं, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म पेसर है और उनकी बॉलिंग एक्शन भी बहुत ही अच्छी है। तो हो सकता है कि वो एज एन बैकअप उनको लेके चले। बाकी तो अब मुंबई इंडियंस के कोच और उनके प्लानिंग टीम ही जानती है कि उन्होंने अर्जुन तेंदुलकर को डायरेक्टली क्यों खरीदा है, और वो भी बेस प्राइस पे। अब वो स्ट्रैटेजी तो वो लोग ही जानते हैं, बट जहाँ तक कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एज एन बैकअप प्लान वो एक अच्छा प्रदर्शन दे सकते हैं इंडियन पिचेस पे। जी मैडी, आपने बिल्कुल सही कहा। अर्जुन तेंदुलकर एज अ बैकअप ऑप्शन इंडियन पिचेस पे दे सकते हैं मदद, बट मैच होने वाली है चेन्नई में, और हम स्पिनर्स की बात ना करें, ये कैसे हो सकता है? जहाँ तक हम बात करें मुंबई इंडियंस की ओर से, स्पिनिंग ऑप्शन में सिर्फ कृणाल पंड्या ही ऐसे है जो कि अभी इंडियन टीम के गेम ऑफ कंटेंशंस में आते हैं, और कृणाल पंड्या के अलावा और कोई खिलाड़ी दिखता ही नहीं है जो स्पिन बॉलिंग करे और इंटरनेशनल क्रिकेट से अपना ताल्लुक रखे। और हम जानते हैं मैडी कि इस बार मुंबई ने पीयूष चावला को भी अपने टीम में शामिल किया है। तो कितना चांसेस लग रहा है, क्या पीयूष चावला हमें वही पुराने वाले रंग में लगेंगे इस बार फिर से? देखिए, मुझे जहाँ तक कि लगता है इंडियन पिचेस पे पीयूष चावला के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। वो उनकी जो बॉलिंग एक्शन है वो बहुत कम बैट्समैन समझ पाते हैं। उनकी जो गुगली जो वो डालते हैं, बहुत सारे बैट्समैन उसमें फंस के बोल्ड हो जाते हैं। तो वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो सकते हैं स्पिन अटैक में। और जहाँ तक कि कुणाल पंड्या है, उन्होंने हाल ही इंटरनेशनल उन्होंने डेब्यू किया। जी बिल्कुल, जैसे कि मैडी भी बोल रहे थे, कृणाल पंड्या ने इंटरनेशनल डेब्यू किया, लेकिन हम सब जानते हैं कृणाल पंड्या ने गेंद से कुछ खास नहीं किया था। कृणाल पंड्या एक बैटिंग विकल्प के रूप में अच्छे विकल्प जरूर है मुंबई इंडियंस के लिए, लेकिन गेंदबाजी विकल्प के लिए मुंबई इंडियंस के लिए मुझे पर्सनली नहीं लगता कि कृणाल पंड्या की जगह बनती है। मुंबई इंडियंस एक और लाइनअप खिला सकती है, अगर अर्जुन तेंदुलकर को नंबर 7 पे खिलाकर अनुकुल रॉय, जो कि झारखंड के ताबड़तोड़ लेफ्ट आर्म स्पिनर है, अभी सबसे रणजी ट्रॉफी अगर पिछले साल की बात की जाए, इस साल दिलीप ट्रॉफी की बात की जाए, लेफ्ट आर्म स्पिनर में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया है और वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर है। तो ये भी हो सकता है कि मुंबई इंडियंस या तो अर्जुन तेंदुलकर को नंबर 7 पे खिलाए कृणाल पंड्या को ड्रॉप करके, और अनुकुल रॉय को नंबर 8 पे खिलाए, और जो कि काफ़ी जिनका 4 ओवर मुंबई इंडियंस के लिए काफ़ी फायदेमंद भी रहने वाला है। आगे बढ़ते हुए मैडी, मैं आपसे एक आखिरी सवाल मुंबई इंडियंस की ओर से पूछना चाहता हूं कि क्या इस बार ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है? जी हाँ, बिल्कुल। ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि वही मेन 2 पेसर्स है मुंबई इंडियंस के लिए। और बुमराह जो तुर्क के इक्के है मुंबई इंडियंस के लिए, उनका प्रदर्शन आईपीएल सीरीज़ में बहुत ही अच्छा रहा है। देखते हैं, वो एक इंजरी से बाहर आ रहे हैं, देखते हैं कि अब वो कैसा प्रदर्शन करते हैं। जी बिल्कुल, बुमराह इंजर्ड हुए थे ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में, और अभी हाल ही में उनकी शादी हुई है टीवी कमेंटेटर संजना गणेशन से, जो कि आईपीएल की होस्ट भी करेगी।
तो हमें ये भी देखना होगा कि कैसी रहेगी मुंबई इंडियंस की जसप्रीत बुमराह, शादीशुदा जसप्रीत बुमराह की नई कहानी। और हम बात करें मुंबई इंडियंस की पेस अटैक के बारे में, मुंबई इंडियंस ने इस बार नेथन कुल्टर नाइल को भी अपने टीम में एक बार फिर शामिल किया है। नेथन कुल्टर नाइल ने अपना नाम आईपीएल में मुंबई इंडियंस से ही खेलते हुए बनाया था, फिर से वो अलग अलग टीम में गए, आरसीबी में गए, और इस बार एक बार फिर से मुंबई इंडियंस में वापसी हो चुकी है नेथन कुल्टर नाइल की। और नेथन कुल्टर नाइल की जहाँ तक हम बात करें मैडी, वो ऑस्ट्रेलियन टीम से भी काफ़ी समय से बाहर चल रहे हैं, लेकिन अभी हाल में बिग बैश लीग में उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा था। क्या उनका खेलना बनता है? जी हाँ, बिल्कुल उनका खेलना बनता है, क्योंकि एज एन बॉलिंग अटैक आप जहाँ तक कि देख सकते हैं बुमराह, नेथन कुल्टर नाइल, और उसके बाद आ जाते हैं हार्दिक पांड्या एंड पोलार्ड। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि 2 पेसर्स एंड 2 मीडियम पेसर्स, तो इसमें बैलेंस बन सकता है बॉलिंग में। एंड अब देखते हैं आगे जाके कि क्या होता है क्या नहीं। अब तो पहला मैच ही बताएगा कि क्या अटैक रहेगा क्या नहीं रहेगा। हम तो सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों ये थी मुंबई इंडियंस के बारे में। अब थोड़ी देर के बाद में हम आरसीबी के बारे में बात करेंगे। अब एक बार मुंबई इंडियंस की लाइनअप में फिर से नज़र डालेंगे तो ओपन करेंगे जो हम दोनों को लगता है, रोहित शर्मा और ईशान किशन। नंबर 3 पे सूर्य कुमार यादव, नंबर 4 पे किरण पोलार्ड, और जैसा कि मैडी ने कहा था कि नंबर 5 पे इस बार हमें जिमी नीशम को देखने को मिल सकता है। खैर जिमी नीशम को देखने को मिलेगा या फिर ओपन क्विंटन डिकॉक और रोहित शर्मा करे और ईशान किशन नंबर 5 पे आ जाए, वो तो हमें आज शाम को 7 बजे टॉस के बाद ही पता चलेगा। और नंबर 6 और 7 पे तो ऐसा लगता है कि हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या ने कई सालों से अपना मालिकाना हक जमा के रखा है। खैर कृणाल पांड्या एज अ स्पिन बॉलर उतने घातक साबित नहीं रह रहे हैं, तो उनका बैकअप ऑप्शन अनुकुल रॉय भी है। और हमने ये भी बात किया कि हो सके तो शायद नेथन कुल्टर नाइल, ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह तीनों खेलेंगे मुंबई की टीम से इस बार। तो मैडी, अब मैं आपसे आरसीबी के बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं, तो मैं माइक चुपचाप आपको पकड़ाना चाहूँगा। पहले मैं इंट्रो दे दूं सबको। आरसीबी की बात करें तो आरसीबी का जो एंथम है, ई साला कप नाम दे, ई साला कप नाम दे, ये साल कप हमारा है। क्या आरसीबी ये साल कप अपना बना पाएगी कि नहीं? खैर मैं तो आरसीबी सपोर्टर हूं, मैं तो हमेशा बोलूंगा ई साला कप नाम दे एंड इट विल ऑलवेज बी आवर कप। बट कोहली की कंपनी के पास ये साल काफ़ी अच्छी टीम लाइनअप भी है। अब मैडी का बहुत सारा सवाल था जो मैडी मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मैडी आप माइक पकड़ लीजिए। आप चलिए, ये तो वक्त ही बताएगा कि इस बार आरसीबी को कप मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपको ये है कि क्या इस बार विराट कोहली ओपन करेंगे, क्योंकि हाल ही में उन्होंने ये घोषित किया था कि वो ओपन करेंगे। जी बिल्कुल, विराट कोहली का ओपन करना बनता है, क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने इंडिया की ओर से ओपन किया था, वो और रोहित शर्मा ने ओपन किए थे और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था उन्होंने। और वो साल कौन भूल सकता है 2016 का, जहां विराट कोहली ने पूरे सीजन ओपन किया था और 973 रन बनाकर आज तक इतिहास के किसी भी लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में हाईएस्ट रन स्कोरर है। विराट कोहली ने वो साल 4 शतक भी जड़े थे। तो मैडी, मुझे तो लगता है विराट कोहली को ओपन करना चाहिए, और विराट कोहली ने ये चीज़ क्लियर भी किया था कि देवदत्त पडिक्कल के साथ वही करेंगे ओपन। हालांकि हमें देखना ये होगा कि देवदत्त पडिक्कल आज खेलेंगे कि नहीं, क्योंकि उन्होंने आरसीबी की टीम को परसों ही ज्वाइन किया था और वो कोविड पॉजिटिव थे 21 मार्च से। तो उनका फिजिकल फिटनेस किस तरह रहता है उस पर बहुत चीज़ डिपेंड करता है। लेकिन टीम मैनेजमेंट की ओर से अब तक ये बोला जा चुका है, कंफर्म किया जा चुका है कि देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली ही ओपन करेंगे। चलिए, ये तो बात हो गई ओपनिंग पैर की। ठीक है, उसके बाद एबी डिविलियर्स के बाद कौन आएगा? जैसे कि मैं पूछना चाहता हूं कि मिडिल ऑर्डर्स, हर बार की तरह आरसीबी मिडिल ऑर्डर्स में पीछे रह जाती है, तो इस बार मिडिल ऑर्डर्स में कौन खेलेगा? जी बिल्कुल, इस बार आरसीबी ने $1 मिलियन बेबी ग्लेन मैक्सवेल को चुना अपने टीम में। ग्लेन मैक्सवेल हो सके तो नंबर 4 पर आरसीबी की ओर से खेलेंगे। हालांकि ग्लेन मैक्सवेल मैडी, अभी ओपन की बात कर रहे थे हम लोग। ग्लेन मैक्सवेल ने ऑस्ट्रेलिया की ओर से ओपन करके 3 शतक जड़े हैं, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। और ग्लेन मैक्सवेल अभी आरसीबी के लाइनअप में नंबर 4 पर सबसे सटीक बैठते हैं। और नंबर 5 और 6 की बात करें तो आरसीबी के पास केरला के 2 ऑप्शन हैं, सचिन बेबी और मोहम्मद अजहरुद्दीन। सचिन बेबी ने आरसीबी की ओर से पहले भी
काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। और वो 2016 सीजन की बात कर रहे थे अभी हम लोग। 2016 में आरसीबी अगर फाइनल में पहुंची थी तो उसमें सचिन बेबी का एक काफ़ी अहम हिस्सेदार भी था। और नंबर 6 की बात करें तो मोहम्मद अजहरुद्दीन, जो कि अब केरला के खिलाड़ी है, उन्होंने भी हाल ही में सिर्फ और सिर्फ 37 बॉलों में 100 रन बनाया था। और आरसीबी की ओर से नंबर 6 पे खेलने के लिए प्रबल दावेदार भी है। और अगर हम उनकी हाला फॉर्म भी देखें तो सचिन बेबी और मोहम्मद अजहरुद्दीन से बेहतर कोई खिलाड़ी नहीं दिख रहा है। मोहम्मद अजहरुद्दीन विकेट कीपिंग भी करते हैं, तो मुझे यही लग रहा है इस बार दस्ताने मोहम्मद अजहरुद्दीन के हाथ में होंगे, ना कि एबी डिविलियर्स के हाथ में होंगे। ये तो आपने स्टैट्स जितने भी बताए हैं बहुत ही ज़्यादा मुझे बेहतरीन लग रहे हैं, लेकिन क्या ये स्टैट्स पे प्लेयर्स इंटरनेशनल बॉलर्स के सामने टिक पाएंगे कि नहीं, ये तो आगे के मैचेस में ही पता चलेगी। और मेरा एक और क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, डैनियल सैम्स को रिसेंटली कोरोना हो चुका था, तो क्या वो स्क्वाड में रिटर्न आएंगे और उनका रिप्लेसमेंट कौन रहेगा? जी, डैनियल सैम, जिनको आरसीबी ने खरीदा था, ऑस्ट्रेलिया के राइट हैंड बल्लेबाज और लेफ्ट आर्म पेसर, उनसे आरसीबी समझ रही थी कि नंबर 7 पे डैनियल सैम से बेहतर विकल्प कोई होगा ही नहीं। डैनियल सैम्स एंड मैडी, मैं आपको बता दूं, डैनियल सैम्स ने अभी इंडिया के विरुद्ध T20 में डेब्यू किया था और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। बहुत लोगों का मानना है, रिकी पॉन्टिंग का मानना है कि ही इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग इन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट। और डैनियल सैम्स का कोरोना होकर के टीम से बाहर हो जाना एक बहुत बड़ा झटका है। तो आरसीबी के पास ऐसा नहीं है कि विकल्प नहीं है, आरसीबी के पास विकल्प है डैनियल क्रिश्चियन के नाम पे। डैनियल क्रिश्चियन कौन भूल सकता है, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की ओर से वो खेलते थे और उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी किया था। तो डैनियल क्रिश्चियन एक तरह से ग्लेन मैक्सवेल की 2 ओवर और डैनियल क्रिश्चियन की 2 ओवर, तो पांचवा बॉलर अगर आरसीबी डैनियल क्रिश्चियन और ग्लेन मैक्सवेल की ओर से लेकर के जाएगा तो पांचवा बॉलर की पूरी कमी ये दोनों पूरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आरसीबी को अपनी बैटिंग अपनी बॉलिंग में और स्टेबिलिटी चाहिए, तब हो सके तो वॉशिंगटन सुंदर ही नंबर 7 की कमान संभालेंगे। तो मैं आपको वापस ग्लेन मैक्सवेल पे लाना चाहता हूँ कि ग्लेन मैक्सवेल, जैसे कि आपने देखा कि वो लास्ट आईपीएल में भी नहीं चले, वो इंडियन पिचेस के लिए जहाँ तक मुझे लगता है वो उतना बेहतरीन प्रदर्शन उनका रहा नहीं है। लास्ट आईपीएल में भी वो बिल्कुल भी नहीं चले और उनका प्रदर्शन बिग बैश लीग में ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे वो बहुत ही अच्छा खेलता है। बट क्या वो इंडियन प्रीमियर लीग में इंडियन पिचेस में खेल पाएंगे? मैडी, वो ऐसा नहीं है कि इंडियन पिचेस में अच्छा नहीं खेलते हैं, बल्कि बात यह है कि मैक्सवेल आईपीएल में ही अच्छा नहीं खेलते हैं। मैक्सवेल इंडियन पिचेस पे आ करके ही उनका एक शतक, T20 में एक शतक भारत के विरुद्ध है। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में उन्होंने शतक जमाया था, जहां पे चहल ने 6 विकेट लिया था उस मैच में। मैक्सवेल भारत के पिचेस में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन वो आईपीएल में नहीं चलते हैं। तो और इस बार लेकिन मैक्सवेल ने तो भैया ट्वीट करके ही बता दिया था कि इस बार वो जान लगा देंगे, लेकिन आरसीबी को कब जिता देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैक्सवेल इस बार मुझे भी लग रहा है कि मैक्सवेल जिस तरह के फॉर्म में अभी हाल ही में चल रहे हैं और जिस तरह स्पिनर की कुटाई कर रहे हैं, तो मैक्सवेल एक काफ़ी अच्छा विकल्प बन के आरसीबी से नंबर 4 पे तो खेलेंगे ही। और मिडिल ऑर्डर में जहाँ पे मुंबई की बात करें, मुंबई का वीक पॉइंट था कि मुंबई इंडियंस के पास अच्छे स्पिनर्स नहीं है। तो अच्छे स्पिनर्स नहीं है, कुणाल पंड्या के विरुद्ध मैक्सवेल तो काफ़ी अच्छा साबित हो जाएंगे। हो सके तो हमें ये सीज़न मैक्सवेल की ओर से शतक भी देखने को मिल जाए आईपीएल में। आई होप जो आप बता रहे हो मैक्सवेल वैसा ही खेले तो आरसीबी इस बार कप ले जा सकती है, देखते हैं। और ये तो हमने बात कर ली बैटिंग लाइनअप की। बॉलिंग लाइनअप में आरसीबी ने काइल जेमसन को 15 करोड़ में लिया गया है, ठीक है। ये जो प्राइस है, क्या ये वर्थ है और क्या आरसीबी इस बॉलिंग अटैक पे निर्भर रह सकती है? जी, अगर ऐसे बोला जाए तो काइल जेमिसन ने कुछ खासा इंटरनेशनल मैच खेला नहीं है, लेकिन फिर भी आरसीबी ने उन्हें 15 करोड़ में ले लिया। 15 करोड़ एक काफ़ी बड़ा रकम होता है, जिसके पीछे एक ये भी रीज़न है कि माइक हसन, जो कि न्यूजीलैंड के है, वो न्यूजीलैंड क्रिकेट डायरेक्टर, वो अभी आरसीबी के भी साथ भी जुड़े हुए हैं एज ए सीनियर कोचिंग एडवाइजरी कमेटी में। तो काइल जेमिसन में कुछ दिखा होगा टीम को, और उन्होंने अभी हाल ही में न्यूजीलैंड में जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है उस पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी किया था। और 6 फीट 7 इंच का
7 इंची लंबा बॉलर किसी भी पिच पे काफ़ी घातक साबित हो सकता है। और इस बार हमें ये भी देखने को मिलेगा कि काइल जेमिसन आरसीबी की पेस अटैक को लीड करेंगे। हर्ष, ये तो आपने बात कर दी काइल जेमिसन के बारे में। अब मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आरसीबी की इंडियन पेस अटैक क्या हो सकती है और इस बार आरसीबी इंडियन पेस अटैक में क्या वैरायटीज ला सकते हैं। जी मैडी, इस बार आरसीबी की इंडियन पेस अटैक में मोहम्मद सिराज, नवदीप सैनी की मौजूदगी है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि मोहम्मद सिराज ने अभी हाल ही में इंडिया से ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध डेब्यू किया था टेस्ट क्रिकेट में, और उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा भी था। तो एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस जो मोहम्मद सिराज टीम में लेकर के आ रहे हैं, और ना सिर्फ मोहम्मद सिराज, वॉशिंगटन सुंदर भी जो कि स्पिनर है, तो इन दोनों का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस काफ़ी मदद करेगी आरसीबी को इस बार। तो एक बार फिर से हम दर्शकों को पूरी आरसीबी की टीम लाइनअप के बारे में बता दें तो इस बार हो सके तो कंफर्मेशन ही लग रहा है अभी तक, विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल ओपन करेंगे। नंबर 3 पर आएंगे एबी डिविलियर्स। नंबर 4 पे $1 मिलियन बेबी ग्लेन मैक्सवेल आएंगे। नंबर 5 पे सचिन बेबी का खेलने का मौका बन रहा है। नंबर 6 पर मोहम्मद अजहरुद्दीन। नंबर 7 पर डेनियल क्रिश्चियन, जहां ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर जिनके हमने बात किया था। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर, काइल जेमिसन, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद सिराज और नवदीप सैनी। तो मैडी, आपको कुछ बोलना है कि हम दर्शकों से विदा लें? ये तो सब बात हो गई स्टैट्स के बारे में, बट जहाँ तक कि मुझे लगता है सारे ऑड्स जा रहे हैं मुंबई इंडियंस की तरफ से, क्योंकि आई एम अ मुंबई इंडियन सपोर्टर एंड आई विल ऑलवेज बी अ मुंबई इंडियन सपोर्टर। तो मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस ही जीतेगी। और मुझे लगता है कि इस साल विराट की सेना कप लेकर के जाएगी, तो उसका क्या होगा, कौन जीतेगी ये मैच, उसके बारे में हमें आज शाम को 7:30 बजे पता चल ही जाएगा। और कल हम लौटेंगे गुरु और शिष्य के कहानी से, ऋषभ पंत और माही की। ऋषभ पंत जहां दिल्ली को अगुवाई कर रहे हैं, वही MS धोनी जिन्होंने रिटायर किया था लास्ट ईयर, वो चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से मैदान में उतरेंगे लगभग 6 महीने के बाद।